गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहचाना मुझको? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अब ठीक दिखाए चेहरा। तो यहाँ पे अपन चल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैंने यहाँ पे दो अमीटर्स बना रखे हैं। फिर टोपी आ गई। तो मैंने दो अमीटर्स बना रखे हैं, पढ़ा उसमें आप देख रहे होंगे। ये जो अमीटर्स हैं, इसमें से पहला जो अमीटर है वो एसी अमीटर, अल्टरनेटिंग करंट नापता है, और दूसरा जो अमीटर है वो डीसी अमीटर है, डायरेक्ट करंट नापता है। ध्यान से देख के ये बताओ कि उन दोनों में क्या अंतर है। उसको देखो, मेरे चेहरे को मत देखो, ध्यान से उसको देखो। इन दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। बहुत जरूरी अंतर है इन दोनों में। बताएं फटाफट सोच के। तो बता पा रहे हैं कि क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज, 0 से लेके 5 तक दिख रहा है आपको? 0 से लेके 5 तक आने में इतना ही चलना पड़ा, जबकि 5 से लेके 10 तक आने में और ज्यादा चलना पड़ा, और 10 से लेके 15 तक जाने में और ज्यादा, और 20 तो यहां आ ही नहीं पाया, यहां कहीं आएगा 20। इसका मतलब क्या है कि निशान जो लगे हुए हैं वो बराबर बराबर दूरी पे नहीं लगे हुए। जबकि डीसी में देखो, 10 तक चलना इतना पड़ा, तो 20 तक इतना चलना पड़ा, 30 तक फिर इतना ही है, फिर 40 तक उतना ही है। इसका मतलब बराबर बराबर दूरी कवर कर रहा। क्या सोच के बता सकते हो कि ऐसा क्या कारण है कि यहां पे बराबर दूरी कवर कर रहे हैं, यहां नहीं कर रहे, डीसी में नहीं कर पा रहे? क्या ये कारण बता सकते हो? यहां से लेके यहां तक ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा बढ़ क्यों गया जबकि 5 यूनिट्स ही आगे बढ़े? तो उसका आंसर ये है कि एसी और डीसी जो है वो अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है। उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग थ्योरीज पे बेस्ड है, अलग अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो एसी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शो नहीं करता, जबकि डीसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शो करता। तो ये जो डीसी था, डीसी अमीटर्स, इसको अपन ने जब बनाया था तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बनाया था, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने ऐसा बोला कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल रख दी, ठीक है, क्या रख दी? कॉइल रख दी, और उसके अंदर यदि हमने करंट भेजा डीसी, तो एक कॉइल घूमने लगेगी, और घूमने लगेगी तो यहां पॉइंटर यदि लगा दें तो अपन कितना करंट भेजा और नाप पाएंगे। ज्यादा घूम गई तो ज्यादा करंट भेजा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी। लेकिन ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये एसी शो ही नहीं कर सकता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नॉट शोन बाय एसी। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन बदलता रहता। तो यदि डायरेक्शन बदलेगा तो कभी कांटा इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो यूं यूं होने लग जाएगा अगर ये डीसी का अमीटर वोल्टमीटर हम एसी में लगा दे तो डीसी का अमीटर वोल्टमीटर एसी में लगा देने से वाइपर जैसा चलने लग जाएगा, और वाइपर जैसा भी क्या चलेगा, 1 सेकंड में 50 बार यूं यूं होगा तो खराब ही हो जाएगा तुरंत ही। तो डीसी अमीटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसी सर्किट्स बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहली चीज क्या पता पड़ी? डीसी अमीटर्स, ठीक है, या वोल्टमीटर्स, दोनों आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट so cannot be used in AC सर्किट्स। कोई डाउट इसमें? एसी सर्किट में यूज क्यों नहीं कर सकते, समझ में आ गया। अब अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे एसी सर्किट में? ये अमीटर फिर बनाया कैसे इनने, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला अमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जो कि एसी अमीटर है। दिस इज एसी अमीटर एंड दिस इज डीसी अमीटर। तो एसी अमीटर, तो एसी जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शो करता है,
इसलिए एसी अमीटर्स आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब यहां पे एक चीज ये बताएं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट का उससे क्या रिलेशन है। तो अगर अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम कोई सा भी फॉर्मूला याद कर लो पहले, जैसे सर्कल का है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। इनफाइनाइट वायर का होगा तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर 2 आई अपॉन डी। या कुछ भी याद करो तो तुमको ये पता पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था हर केस में। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी, प्रिंसिपल ऑफ डीसी वोल्टमीटर्स या अमीटर्स कुछ भी, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था। अब अपन हीटिंग इफेक्ट की बात करें। हीटिंग इफेक्ट कौन शो करता है? तो एसी डीसी दोनों शो करते हैं, लेकिन अपन को चूंकि एसी अमीटर बनाना है तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि एसी अमीटर जो है इट विल बी वर्किंग ऑन हीटिंग इफेक्ट्स। अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या? हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि H का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी था ना। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस फॉर्मूले पे चलेगा, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी फॉर्मूले पे चलेंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ एसी वोल्ट मीटर। जबकि इसके पहले डीसी वोल्ट मीटर का ये प्रिंसिपल था, अब ये एसी वोल्ट मीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो डीसी वोल्ट मीटर इस पे चलेगा, एसी वोल्ट मीटर इस पे चलेगा। अब होगा क्या, जब अपन डीसी का चलाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे चलाएंगे, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट में क्या रिलेशन आता। मान लो मैं यहां लेता करंट, यहां लेता मैग्नेटिक इफेक्ट, और यहां लेता मैं डिफरेंस, ठीक है। क्या लिया मैंने? करंट लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट लिया, डिफरेंस लिया। इसी तरीके से मैंने करंट लिया, हीटिंग इफेक्ट लिया और डिफरेंस लिया, ठीक है। तो करंट लिया, हीटिंग इफेक्ट लिया और डिफरेंस लिया। तो होता क्या है देखें, करंट यदि मैंने लिया 1 एम्पियर का, करंट मैंने लिया अगर 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर यहां रखना पड़ेगा क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जबकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो 1 एम्पियर जब मैं यहां रखूंगा तो मुझे 1 एम्पियर ही मिलेगा, 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डिफरेंस कुछ नहीं, लेकिन जब मैं 2 एम्पियर रखूंगा तो 2 टाइम्स ही मिलेगा। 3 एम्पियर रखूंगा 3 मिलेगा, 4 एम्पियर रखूंगा 4 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की कहानी है। इसके अंदर जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं वैसे वैसे बी बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं वैसे वैसे बी बढ़ जाता। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? आई बढ़ाते हैं बी बढ़ जाता, और इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। जब डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो जब इसकी स्केल बनती है, जब इसकी स्केल बनती है यूं, तो ये 0 रहता है, ये फिर 1 रहता है, फिर ये 2 रहता है, फिर ये 3 रहता है, फिर ये 4 रहता है, एंड द डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये 4 जो है वो यहां बना देते हैं, द डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस कहां से कहां तक है भाई? डिफरेंस है यहां से यहां तक का, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, सब बराबर बराबर है करीब। जबकि जब अपन आई लेंगे तो 1 एम्पियर का आई लेंगे तो इसका हीट कितना देगा? ये आई का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। 3 लेंगे तो जो हीट दिखाएगा और 9 दिखाएगा। 4 लेंगे, 4 एम्पियर का करंट डाला तो इसने क्या कर दिया? 4 एम्पियर में आई का स्क्वायर कर दिया ना इसने, तो 4 का स्क्वायर 16 की हीट दिखाने लगा, और 16 की हीट ही हमारा वो
अमीटर नापने लगा। ठीक है, ये वाला जो है ये चूंकि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है तो ये हीट नाप के देता है, तो इसने हीट नाप के दे दी 16 की। ठीक, लेकिन 16 की हीट कब नाप के दी? जब 4 एम्पियर का करंट है तो 16 की हीट नाप के दी। अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 3 का। अरे 4 माइनस 1 बराबर 3। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 9 माइनस 4 बराबर 5। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 16 माइनस 9 बराबर 7। क्या डिफरेंस बढ़ता जा रहा है? पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 5 का, फिर 7 का। मतलब हाँ, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो इसका जो अमीटर बनेगा उसके अंदर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 यहाँ आएगा, फिर 3 यहाँ आएगा और 4 तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। तो डिफरेंस बढ़ता गया ना, पहले इतना डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस हो गया, फिर ये डिफरेंस बढ़ गया, फिर इसके बाद तो पता नहीं कहाँ तक चला गया। तो ये डिफरेंस बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये क्लियर हुई बात तुम्हें? तो ये वाला जो है ये डिफरेंस बढ़ने के कारण अमीटर वोल्टमीटर एसी और डीसी के अलग अलग दिखते हैं। ठीक, अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एसी अमीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो उसका आंसर होगा हॉट वायर अमीटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। तो एसी अमीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉट वायर अमीटर्स। ठीक है, तो उसके बाद पूछे कि हॉट वायर अमीटर्स कैन बी यूज्ड टू मेजर। पहला ऑप्शन है बोथ एसी एंड डीसी, सेकेंड ऑप्शन है ओनली डीसी, थर्ड ऑप्शन है ओनली एसी। बोलो कौन सा? हॉट वायर अमीटर्स, हॉट वायर अमीटर समझ में आ गया ना, जो भी पढ़ा रहे थे अपन। कैन बी मेजर्ड, कैन बी यूज टू मेजर, क्या मेजर कर सकता है? सिर्फ एसी सिर्फ डीसी दोनों? तो उसका आंसर दोनों। बोला कि ऐसे कैसे? अरे हीटिंग इफेक्ट तो दोनों शो करते हैं ना भाई, अमीटर भी शो, एसी भी शो करता है, डीसी भी शो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है ना वो। तो डीसी से नाप सकते हैं अपन उसको, डीसी मना थोड़ी करेगा नापने से उसके अंदर। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पे एसी भी काम कर सकता है, डीसी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसी काम कर सकता है, सिर्फ डीसी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है ये वाला, तो सिर्फ डीसी काम कर सकता है। जबकि इसमें एसी डीसी दोनों काम करते हैं, लेकिन डीसी इससे नापते नहीं हैं। काम करता है कि नहीं एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन नापते हैं कि नहीं वो बात अलग है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में समय लगेगा, हीट अप होगा और उसके बाद तुम नोट करोगे। और ये अजीब सी इसकी स्केल भी है, ठीक है, जो कि लीनियरली वेरी नहीं कर रही। तो इसकी जो स्केल होती है ये लीनियर वेरिएशन दिखाती है, लीनियर वेरिएशन ऑफ स्केल दिखेगा तुमको यहाँ पे, जबकि उसमें नहीं दिखेगा हीटिंग इफेक्ट में। ये किस में दिखेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, विच इज यूज्ड टू मेजर डीसी। ठीक, तो अगर उसने पूछा कि क्या दोनों मेजर किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर है कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जनरली अपन जो है वो करते क्या है? एसी है, क्योंकि हॉट वायर अमीटर्स जो है वो एसी के नापने के काम में। बट उसने पूछा क्या कैन बी, क्या नाप सकते हैं? क्या हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो नाप भी सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि क्या मैंने समझाया है। तो लिख लें इसको पूरा का पूरा, जो जो मैं समझा चुका हूँ सारा का सारा लिखें। ठीक है, चलिए मैं ऊपर ले रहा हूं, फिर लिख लेना आप। लिख लें यहां से। पॉज दबा दें, डायग्राम भी बना लें। ये सिर्फ इतना इतना स्केल बना लें, यहां से इसकी भी स्केल बना लें, बस पूरा डायग्राम की जगह। नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे, पॉज दबाएं
चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एन अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन सर्किट व्हेन ए गिवन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सर्किट, एसी अमीटर रीड्स 3 एम्पियर। एसी अमीटर में जब डीसी भेजा जाता है तो 3 एम्पियर नापता है, तो मैंने बोला था भेज सकते हैं। व्हेन अनदर एसी इज पास्ड थ्रू द सर्किट, अमीटर रीड्स 4 एम्पियर। एसी भेजते हैं तो 4 एम्पियर नापता। Then the reading of the ammeter if DC and AC both are passed simultaneously, 3 एम्पियर का DC, यानी 3 एम्पियर जो रीड कर रहा था वो DC और 4 एम्पियर जो रीड कर रहा था AC, उन दोनों को डाल देंगे एक साथ तो कितना दिखाएगा। 3 का ये डाल दिया, 4 का ये डाल दिया, तो कितना दिखाएगा बताइए। तो यहां पे देखें, इसका आंसर 7 एम्पियर नहीं आएगा। ठीक है, तुम डीसी में ऐसा करते हैं, डीसी के एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डीसी नापते हैं, उसमें तुम 3 एम्पियर का डीसी डालते, फिर 4 एम्पियर का डीसी डालते और दोनों को एक साथ डाल देते तो 7 एम्पियर दिखाता। लेकिन यहाँ क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, इसलिए ऐसा शो नहीं करेगा, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले उसने क्या बोला कि डीसी लगाया। डीसी लगाया तो इंस्ट्रूमेंट ने करा क्या, इंस्ट्रूमेंट हीट प्रोड्यूस करेगा इस फॉर्मूले से, और हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो यहाँ पे हमको हीट प्रोड्यूस करेगा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करी ये दिखेगा इसके ऊपर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है ये। अब हीट प्रोड्यूस करी उसने, तो हमने क्या बोला कि केस वन में क्या डाला गया, डीसी डाला गया। DC is inserted, DC डाला गया, DC is passed। अब DC को जब अपन ने पास किया तो हीट बनी, कितनी बनी, I² RT, DC का फॉर्मूला यही है। तो H इज इक्वल टू I का स्क्वायर है, 3 एम्पियर की DC थी ना वो, इट रीड्स 3 एम्पियर, लिखा हुआ है यहाँ पर 3 एम्पियर। जब डीसी डाला, डायरेक्ट करंट डाला तो 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, पता नहीं जो भी होगा मीटर का, इनटू टाइम t। ठीक है, दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट केस। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, छोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद केस 2 बनाओ। केस 2, AC इज पास्ड, AC को पास किया गया। जब AC को पास किया गया तो इस केस में क्या हुआ, 4 एम्पियर की रीडिंग दे दी उसने, 4 एम्पियर की। 4 एम्पियर की रीडिंग दे दी तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड केस I² RT से देते हैं। अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस सेकंड केस में होगा, इट इज 4 का स्क्वायर RT। ठीक है, दिस इज केस नंबर 2। अब हमने क्या बोला, केस 3। केस 3 में हमने दोनों पास कर दिए, बोथ आर पास्ड टुगेदर, दोनों एक साथ पास कर दिए। जब दोनों एक साथ पास कर दिए तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 3² RT प्लस 4² RT। ठीक है, अब ये जो 3² RT और 4² RT ये देगा 9 RT प्लस 16 RT, दैट इज इक्वल टू 25 RT, विच इज इक्वल टू 5² RT। और इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई उसी से अपन करंट नाप लेंगे। तो करंट जब नापेंगे तो क्या हो जाएगा, I² इक्विवेलेंट RT, इक्विवेलेंट करंट। तो I² RT में से ये RT कैंसल आउट हो गए, तो I इक्विवेलेंट का स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, इसलिए उस समय जो करंट वहां पे इक्विवेलेंट दिखेगा वो 5 एम्पियर का दिखेगा। आई बात समझ में, वो कितने एम्पियर का दिखेगा, 5 एम्पियर का दिखेगा। जबकि डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 4 और 3 डाले होते तो 7 एम्पियर आते,
एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है, इसलिए ये 5 एम्पियर आएगा। ये समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? तो एसी पे बेस्ड क्वेश्चन सही, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें, और नीचे ले रहा हूं मैं। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 वायर्स दिखाए गए हैं। ये वायर्स में बहुत सारे वायर निकले हुए हैं, स्ट्रैटेड वायर्स बोलते हैं, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे वायर्स हैं ए वाले ऑप्शन में, और बी वाले ऑप्शन में एक सिंगल वायर। तुम ये बताओ कि ए और बी में से तुम कौन सा वायर एसी के लिए इस्तेमाल करोगे और कौन सा वायर डीसी के लिए इस्तेमाल करोगे, बताओ। तो सिंपल है, ए वाला एसी के लिए और बी बचा हुआ डीसी के लिए, क्योंकि ये एसी से स्टार्ट होता है। तो आंसर तो यही है, लेकिन रीजन क्या है? ये वाला एसी के लिए, एसी में कभी भी वायर तुमने देखा होगा, कभी तो बहुत सारे वायर निकलते हैं, वायर को छील लो तो अंदर प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे वायर निकलते हैं। जबकि डीसी में जो बैटरी वैटरी लगाते हैं तो ज़्यादा वायर एक सिंगल वायर लगाते हैं उसके अंदर। तो ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है ऐसा इसलिए क्योंकि एसी शोज स्किन इफेक्ट, ठीक है। एसी क्या करता है कि स्किन इफेक्ट नाम का इफेक्ट शो करता है। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो ये देखते हैं अपन स्किन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, बहुत सारे वायर्स हैं और ये एक सिंगल वायर, ठीक है। अब इस क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एसी ने क्या किया, स्किन इफेक्ट शो किया। अब ये स्किन इफेक्ट क्या होता है तो समझें। एसी जब भी चलेगा, एसी जब भी चलेगा तो उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। एसी के अंदर क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं। एसी कोई कांस्टेंट तो होता नहीं है, एसी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि डीसी जो है वो कांस्टेंट होता है। जब ये ऊपर नीचे होता है तो ये क्या करेगा, एक एडी करंट्स बना लेगा। याद आ रहा है एडी करंट्स? एडी करंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट्स बनते हैं। ये कोई एडी करंट नहीं बनाता। अब जब एडी करंट्स बन जाते हैं तो ये एडी करंट्स क्या करते हैं कि मेन करंट को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। तो यहाँ देखो, ये एडी करंट्स बन गए इधर साइड। अब ये एडी करंट्स बन गए तो होगा क्या कि जो मेन करंट है वो सिर्फ इस वायर की स्किन पे चलेगा, इतनी इतनी जगह पे। ये बीच वाला जो वायर है ना सफ़ेद, ये खाली छूट जाएगा। तो एसी जब चलेगा तो वो सिर्फ चलेगा इतने इतने हिस्से में, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में एसी चलता ही नहीं है। तो एसी कहाँ चलता है? सिर्फ कोने कोने पे चलता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडी करंट्स बनते हैं और एडी करंट्स जो है वो उसको बाहर की तरफ धक्का देते हैं। दूसरी चीज, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा ये स्किन इफेक्ट दिखाएगा। स्किन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्किन स्किन पे चलता है, ठीक है। ये क्या है, इसकी स्किन है वायर की, तो वायर की स्किन के ऊपर चलता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। अब हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द स्किन इफेक्ट। और अगर डायमीटर ज़्यादा होगा, यानी कि तुमने 2 वायर्स लिए, एक वायर इतना बड़ा लिया और एक वायर ऐसा पतला सा लिया, दोनों ही सॉलिड है। अगर डायमीटर ज़्यादा होगा, जैसे इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा स्किन इफेक्ट दिखेगा क्योंकि इसकी सरफेस पे चलेगा, बीच में खाली हो जाएगा। इसमें सरफेस और इसके बीच में कम सी जगह है ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि स्किन इफेक्ट ना हो उसके लिए वायर को पतला पतला कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक वायर इतना मोटा लगाना कहीं पे, लेकिन इतने मोटे की जगह क्या करेंगे, वो पतले पतले इससे बहुत सारे वायर्स लगा देंगे, उतनी थिकनेस बन जाएगी। लेकिन वायर को क्या कर देते हैं, श्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कर देते हैं, सॉरी, तो ये स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो शब्द आया है, ये इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। स्टैंडर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है STRANDD, इसका मतलब होता है उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना। तो ये जो वायर किया, तो जब डीसी चलाना होगा तो डीसी में देयर इज नो स्किन इफेक्ट, ठीक है। डीसी में कोई स्किन इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर एडी करंट्स नहीं है। एडी करंट्स इज द रीजन ऑफ स्किन इफेक्ट, तो एडी करंट्स है ही नहीं।
अब ये जब एडी करंट्स नहीं है तो इसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं है। अब स्किन इफेक्ट होने के कारण क्या करते हैं कि अपन जो मोटा वायर उसको क्या कर देते हैं, बारीक पार्ट्स में कर देते हैं। तो ये एसी के अंदर ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैंडेड वायर्स, STRANDED। ठीक है, छोटे टुकड़ों में बांट देना, STRANDED, स्ट्रैंडेड वायर्स। स्टैंडर्ड वायर जो है वो ये है, इसमें स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, स्किन इफेक्ट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डीसी पूरे में चलता है। जैसे ये कंडक्टर है ना, तो डीसी जो है वो यहां से बहेगा, यहां भी बहेगा, इधर भी सब दूर जाएगा। लेकिन अगर यही एसी के लिए ले लेते हैं तो एसी सिर्फ सरफेस पे जाता, बीच में से नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ जाता सरफेस में से। इसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट इज शोन बाय एसी। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वायर्स यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वायर्स बने हुए हैं यहाँ, और ये वाला जो है वो सिंगल वायर। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ। Skin effect is the tendency of an alternating current to become distributed within the conductor such that the current density is largest near the surface of the conductor। यानी यहाँ पे करंट डेंसिटी बढ़ गई लेकिन बीच वाली जगह पे कम हो गई है। यहाँ पे बीच वाली जगह पे करंट डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियली with greater depth of the conductor। ठीक है, the electric current flows mainly at the skin of the conductor between the outer surface and a level known as skin depth। ये यहाँ पे आउटर सरफेस और एक स्किन डेप्थ, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह तक जहाँ तक वो बहता है उसको डेप्थ बोल देते हैं वो। जैसे ये कंडक्टर है, अब इसके बीच में तो बह नहीं रहा लेकिन कहीं तक तो बहेगा ना, मान लो यहाँ तक बहेगा तो ये स्किन डेप्थ कहलाएगा, और बची हुई जगह पे नहीं बहेगा। एक्चुअली बची हुई जगह में नहीं बहेगा बोलना गलत है, बहता तो है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहता है इस तरह, और यहाँ पे इक्का दुक्का एक आध दो इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर रहते हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, बीच में से कम, इसलिए डेंसिटी शब्द ज़्यादा सही है। स्किन डेप्थ डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा जो है वो अल्टरनेटिंग स्किन इफेक्ट दिखेगा। ऐसा बोलते हैं कि 50 हर्ट्ज तक नहीं दिखता, लेकिन 50 हर्ट्ज से ऊपर, जैसे तुमने 60 हर्ट्ज कर दिया, तो 60 हर्ट्ज यदि कर दिया तुमने, तो उस केस में स्किन डेप्थ जो है वो 8.5 मिलीमीटर हो जाएगी। यानी 8.5 मिलीमीटर तक तुमको करंट दिखेगा। उसके बाद और हाई फ्रीक्वेंसी कर दोगे, स्किन डेप्थ बिकम्स मच स्मॉलर का मतलब क्या है, पहले जो है वो यहाँ तक की डेप्थ थी, इसको डेप्थ बोला गया था। अब जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब डेप्थ यहीं तक रह गई। इसका मतलब इतना खाली हो गया, बीच का बड़ा सारा हिस्सा खाली हो गया। पहले छोटा सा हिस्सा खाली था, जब फ्रीक्वेंसी कम थी तब ये स्थिति थी, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये स्थिति हो गई। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ज़्यादा पीछे जाएगा। तुमने मिक्सर चलाया कभी, मैंगो शेक बनाया, उसमें मैंगो शेक बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे जैसे मिक्सी तेज होती जाती है ना, उस सरफेस पे मैंगो शेक इकट्ठा होता जाता, देखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब बीच का हिस्सा खाली हो जाता है ना, वैसा कुछ होता है इस स्किन इफेक्ट में। तो जितनी तेज चलाओगे मिक्सर उतना ज़्यादा चढ़ जाएगा उधर साइड। इसी तरीके से जितनी तेज फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उतना ज़्यादा जो है वो स्किन इफेक्ट दिखाएगा। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए क्या तरीका, स्टैंडर्ड कंडक्टर। दूसरी चीज़, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर अगर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि म्यू बढ़ जाएगा, तो उस केस में स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें अपने को याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन पहले पूछ लूँ, फिर उसके बाद नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है कि ये सॉलिड कॉपर वायर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ विल गिव मोर रेजिस्टेंस टू। यानी तुम्हारे पास एक वायर है, कैसा वायर है, तो ये वायर है, ये वायर। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड, बीच में खोखला नहीं है, ये याद रखना, बीच में खोखला नहीं जरा। ठीक है, पूरा सॉलिड वायर है। ये एसी को ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा कि डीसी को, कि बराबर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यदि तुम सोचो तो वो था RL/A, रो L अपॉन ए। लेकिन ये फॉर्मूला तुमने एसी में पढ़ा था कि डीसी में पढ़ा था, तो उसका आंसर डीसी में पढ़ा था। एसी में तो कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, उसमें तो सीधे R दिया जाता। अब इस केस में अगर अपन इसी फॉर्मूले को मान ले कि ये सही है, तो उस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम क्या मानते थे, तो उसका आंसर हम इसको मानते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीसी में। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता था कि जहां जहां से करंट पास हो रहा है वो पूरा एरिया, और जहां से करंट निकल रहा है वो एरिया।
ठीक है, तो क्या डीसी पूरे एरिया में से पास होता था? तो उसका आंसर है हाँ, डीसी में तो स्किन इफेक्ट कुछ होता नहीं था, जितना है पूरा एरिया कवर करता था। इसका मतलब स्किन इफेक्ट नहीं होता था, तो डीसी के लिए एरिया तुम क्या लेते थे? पाई आर स्क्वायर लेते थे, हाँ कि नहीं? डीसी के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर लेते थे। लेकिन अगर इसी को तुम एसी में कन्वर्ट करोगे, एसी चलाओगे इसके अंदर, तो एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इतने हिस्से में तो चलेगा ही नहीं, बीच में चलता नहीं। कहाँ कहाँ चलेगा? ऊपर और नीचे चलेगा बस। तो ये जो ऊपर और नीचे चलेगा, तो इस केस में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इस तरीके से चल रहा है, तो इसका बीच का हिस्से का एरिया तो काम का ही नहीं है, ये वाला। तो क्या इसमें एरिया पाई आर स्क्वायर पूरा लोगे? उसका आंसर है नहीं। अब की बार हम एरिया से इतना इतना हिस्सा लेंगे, ये वाला जहाँ जहाँ से करंट जा रहा है, तो एरिया तो रिड्यूस हो गया ना। एरिया इज रिड्यूस्ड, इफेक्टिव एरिया इज reduced in case of DC, AC के केस में इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो गया, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन इफेक्टिव एरिया ए डैश, और वो चूंकि कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। इसलिए ये सॉलिड वायर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ विल गिव मोर रेजिस्टेंस इन AC। तो यही वायर जो रेजिस्टेंस पहले 10 ओम्स देता था DC में, अब ये AC लगा देंगे तो 25 ओम्स देने लगेगा, और जब इतना रेजिस्टेंस देगा तो हमारा करंट वेस्ट होगा, हीट ज़्यादा बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा वायर यूज़ ही नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे? स्ट्रैंडेड वायर्स यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है। रहेगा उतना ही मोटा, लेकिन बीच बीच में वायर्स रहेंगे, तो इसकी स्किन पे चलेगा, इसकी स्किन पे चलेगा, तो स्किन इतनी पतली कर ली, मतलब अंदर कुछ रखा ही नहीं, स्किन ही स्किन रह गई, तो स्किन पे ही चलेगा बस, और ये पूरे के पूरे जो है वायर एक साथ करंट दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्किन इफेक्ट ऑफ करंट के कारण हाई रेजिस्टेंस मिलता है। सॉलिड वायर दोनों ही केसेस में, एसी और डीसी दोनों ही केसेस में अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और एसी में क्या करता है? ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा इफेक्ट लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। पहले तो ये वायर बना लो थोड़े हाथ से रफ, ठीक है, कि एसी में ऐसा वायर, डीसी में ऐसा वायर। मीटर भी बनाया था ना, एसी का मीटर अलग, डीसी का अलग। अब उसके बाद स्किन इफेक्ट लिख लें इसकी, पॉज दबा दें, स्किन यहाँ पहले पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूँ मैं। अब ये स्किन इफेक्ट की थ्योरी लिख लें पूरी, चलिए नीचे ले रहा हूँ और लिख लें, और ये क्वेश्चन भी लिख लें, पॉज दबाएं, ये बना लें सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, I1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, I2 इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी, देन फाइंड I3। I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके यूं नीचे बह रहे हैं। तो इसने पूछा है कि भाई I3 बताओ। तो 3 और 4 मिलके एक ऑप्शन आता है 7, लेकिन वो डीसी में आएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ 3 से 4 7 ऐसा डीसी में चलता है। यहाँ पे वेक्टर्स लगाना पड़ेंगे। क्यों वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे? क्योंकि ये दोनों फेज में नहीं है, एक साइन में कॉस में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को इस चैप्टर में एसी में एज ए वेक्टर सॉल्व करते हैं, और उसको फेजर बोलते हैं। तो ये रहते स्केलर क्वांटिटीज हैं, पर सॉल्व कैसे करते हैं? वेक्टर जैसा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फेजर बोलते हैं। तो फेजर क्वांटिटी टाइप इसको सॉल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना। अच्छा, किसी ने दिमाग लगाया होगा कि 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, तो आंसर 5 आएगा। तो चलेगा 5 आएगा, लेकिन चारों ही ऑप्शन 5 में दे रखे हैं उसने। पीछे का इंपॉर्टेंट है ओमेगा टी प्लस करके क्या लिखना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। अभी इसको फोर्स जैसा भी मत सोच लेना कि 10 न्यूटन का फोर्स और 6 न्यूटन का फोर्स, तो 10 में से 6 गए तो बचे 4, ऐसा नहीं है कुछ। वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है? तो पहले अपने को एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। I1 इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लिखनी है पहले, I1 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, और I2 जो है वो कॉस में है, कॉस को बदलो साइन में, तो हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यही समझ में बात क्या किया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। ये इस चैप्टर में अपन कई बार यूज कर चुके हैं, आपको बार बार यूज करना है इसको। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है,
ठीक है, इसमें और इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो अगर वो पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये दोनों जुड़ गए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट करंट I3 है। रिजल्टेंट करंट क्या है, I3 है। तो I3 विल बी समथिंग एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस फाई, इस स्टैंडर्ड में आना चाहिए I3। अब इसमें एक तो ए लिखना, अब ए के लिए एक फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, वो है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद है, डिस्प्लेसमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड वेक्टर का फॉर्मूला है, 11th क्लास में कई बार पढ़ा है। तो वेक्टर सम जब भी करना होता तो यही लगाना रहता। दूसरी चीज, तुम्हें अगर tan फाई चाहिए तो tan फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, सॉरी, ओहो, बी साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा करना पड़ेगा, ये पता नहीं क्या हो गया। चलो, बी साइन थीटा अपॉन, यहां पे आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा विथ बी। ये विथ बी क्यों, क्योंकि यहां जो रहता है ना उसके साथ लिखा जाता है विथ बी। मान लो कि मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी और यहाँ बी लिख दिया, तो यहाँ विथ ए लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये फॉर्मूला होता है फाई का, इसका tan फाई का। ये वेक्टर 11th क्लास में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये इस एंगल पे लगता है। ये दो फॉर्मूले क्लास 11 से लिए मैंने। अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ये वाला, और बी स्क्वायर या नहीं ये वाला, तो ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ आएगा 2ab, और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू, और उनका बीच का एंगल π/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूँ। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट करंट, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री, इसलिए क्योंकि फेज डिफरेंस कितने का उनमें, π/2 का। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का, यहाँ दिख रहा है। तो ये यहाँ पे डालने से क्या मिलेगा, तुम cos 90 क्या होता, 0 होता। तो ये गया पूरा का पूरा। अब ये दोनों बचे, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, यानी 5 तो आ गया इसका एम्पलीट्यूड। ये तो अपन ने पहले ही सोच लिया था। अब जो दूसरी बात सोचनी है वो सोचनी है tan फाई की। तो ये जो tan फाई का फॉर्मूला लगाना है ये लगा दो। तो यहाँ पे tan फाई लिख दूंगा मैं, tan फाई इज इक्वल टू, अच्छा अब किसके साथ लेना है, तो हमेशा है ना जिसमें पीछे कुछ नहीं होता उसके साथ लेना चाहिए। मतलब दो इक्वेशन दे रखी ना यहाँ पे, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ये विदाउट फेज है ना, पीछे कुछ नहीं है ना, इसमें पीछे कुछ है उसके साथ नहीं लेना। विथ दिस एंगल हमेशा विथ दिस लेना है, जो कि सिंगल हो, ऐसी हो, ना कि ऐसी लगी हुई हो। तो विथ दिस मतलब विथ 3, ठीक है, विथ दिस मतलब विथ 3। इसका मतलब यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, और इधर 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि दूसरे का एम्पलीट्यूड लिखना है यहाँ पे। तो इसको मैंने माना है b और इसको मैंने माना है a। किसी को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इसको b मान लिया मैंने, इसको a मान लिया। अब पहले तो a इसको लिखा था, b इसको लिखा था, उससे होगा क्या, फर्क क्या पड़ने वाला, 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, आंसर तो 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता है इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में ध्यान से रखना है कि 3 कौन सा रखा है, b कौन सा। तो विथ b लिखना है, और b कौन सा है, जो इक्वेशन में फाई ना हो, इक्वेशन में फाई ना हो वो लेना है। ठीक है, तो विद दैट, अब यहाँ पे फाई ना हो वो 3 वाली है, तो ये अपॉन में कर दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ऊपर लिख दिया 4 साइन और प्लस 4 कॉस। अब यहाँ कुछ लिखूंगा और यहाँ कुछ लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा, तो उसका आंसर है 90 लिखूंगा। क्यों 90 लिखूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही तो है शुरुआत में। ठीक है, बच्चा हुआ तो निकाल ही रहे अपन। तो tan फाई इज इक्वल टू 4 साइन 90, 1 होता है तो 4 आ गया, और नीचे 3 आ गया, और cos 90 0 होता। ठीक है, cos π/2 क्या होता है, 0 होता। cos 90 0 को मैंने 0 लिख दिया, तो ये किसी काम का नहीं रह गया। तो बच्चा कितना, 4/3। तो फाई में tan इनवर्स 4/3 आ गया। अब हमको ये पता है कि tan इनवर्स 4/3 आता है 53 डिग्री पे।
tan इनवर्स 4/3 कितने डिग्री पे आता है? 53 डिग्री पे, ये हमको पता है। अब तुम बोलोगे कि सर आपको ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। अरे पता कर लो, ये तो बचपन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस और टेन का ट्रायंगल अब तो पता कर लो। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, और इसको बोलते हैं अपन फाई। तो यदि मैं बोलूँगा tan फाई तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये हो जाएगा 3/4, लेकिन ये होगा फेस एंगल छोटा है तो ये 37 डिग्री का है, ये वाला एंगल 53 डिग्री का है, तो 37 के लिए ये निकलेगा, इट इज़ ऑफ tan 37। तो tan 37 की डिग्री वैल्यू 3/4 है। अब मुझे एंगल ये हटा के मान लो ये वाला फाई लेना है 53 वाला, तो इसको मैं लिखूंगा tan ऑफ 53। tan 53 इज इक्वल टू परपेंड, अब बेस ये हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट विल बिकम 4/3। तो ये tan 53 की वैल्यू होती है 4/3, इसकी वैल्यू होती है दिस, याद कर लें इसको, ये ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये 53 आ गया। बस अब इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या होगी? 5 sin ω t प्लस 53 डिग्री, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आई? अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऊपर लिखवाई थी ना, ये वाली इक्वेशन, दोनों को मिला के क्या बनना था? ये बनना था, ये इक्वेशन बननी थी दोनों को मिला के, हाँ कि ना। अब ये इक्वेशन बननी थी तो इसका रिजल्टेंट, इसको इक्वेशन को मैं जब लिखूंगा तो इसका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे हम? रिजल्टेंट लिखेंगे I3 इज इक्वल टू ए, 3 4 का 5 हो गया, साइन ω t, और यही तो फाई तुमने 53 डिग्री फाइंड आउट किया है ना, तो ये इसका आंसर हो गया ना, ए वाला। आया समझ में क्या किया? तो ये दो करंट मिलते हैं तो सादे सादे मत मिला लेना, वेक्टर सम लगाना। एक और तरीका बताता हूँ तुमको, आसान तरीका। तुम बोलोगे बाद में क्यों बताते हो, आसान पहले ही बता दिया करो। देखो अभी याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। इसको मैं अगर डायग्राम से करूँगा तो आसानी से आ जाएगा। देखो ये 3 है, ये 4 है, और ये इससे 90 डिग्री आगे है, ठीक है। तो मैं इसका एक फेजर डायग्राम बनाता हूँ, तुम बताओ कैसे बनाऊँ। करंट ही करंट का फेजर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ लाइन खींची। अगर मैं इस करंट को बोल दूँ 3 sin ω t, तो इससे 90 डिग्री अहेड दूसरा करंट है। पहला करंट क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें भाई। पहला करंट क्या है? 3 sin ω t। दूसरा करंट क्या है? 4 sin ω t प्लस 90। ये प्लस 90 क्या बताता है? इसका फेज 90 डिग्री आगे है, अहेड है, अहेड ऑफ I1 है। अहेड होगा तो मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं? तो उसका आंसर इधर जाओ, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक वाला था, ये सेकंड रैंक वाला था, ये थर्ड रैंक वाला था, और 90 डिग्री अहेड है, इसका मतलब करंट इधर है। और ये जो करंट है इसको अपन लिख सकते हैं इट इज 4 sin ω t, और 90 डिग्री अहेड अपने बना ही दिया अपने आप ही। अब 3 इधर है, 4 इधर है। अब तुमसे पूछा है कि बताओ इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, और दोनों ही sin ω t है, तो सीधी बात है कि अगर ये 4 यूनिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबा है, और अगर ये 3 यूनिट है तो ये थोड़ा छोटा मान लो इसको ऐसा। अब इनका मैं रिजल्टेंट पूछूंगा तो तुम क्या करोगे? इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे। अरे कहाँ गायब हो गया? इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे यहाँ पे, यहाँ तक ही, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाना है, ज़्यादा कर देते हैं तो गायब हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाया, अब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसको जोड़ा तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ना। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा, तो अगर इसको मैं 3 यूनिट बोलता हूँ और इसको हम 4 यूनिट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसको भी हम 4 यूनिट बोलते हैं, तो जो इधर होता है वही तो इधर होता है, ठीक है। तो ये 4, ये 3, तो ये 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? दूसरी चीज़, अगर मुझे इसका फाई निकालना है तो tan फाई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। क्या अपॉन दिस? दिस अपॉन दिस होगा, तो दैट विल बी 4/3। तो फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया ना। तो मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ए मुझे यहाँ से पता पड़ गया और 53 मुझे इसके उससे पता पड़ गया। तो y इज इक्वल टू, या करंट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू I3 विच इज इक्वल टू a sin ω t प्लस 53 डिग्री। ये बन गया हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो वेक्टर से, ठीक है। पर हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है, वो वाला फॉर्मूला हर बार लगेगा a² + b²। यहाँ तक क्या हुआ, 90 डिग्री का था इसलिए बाई चांस आसानी से निकल गया। लेकिन अगर अपन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे जो बड़ा वाला लिखा है अभी,
जो 11th में पढ़ा था, तो वो आसानी से कहीं पे भी लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए अब इसको नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ मैं पहले। नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा दें और नीचे पॉज और नीचे पॉज और नीचे और नीचे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज आपको दो बातें मेन जो समझाई है वो ये समझाइए कि पहला, एक तो स्किन इफेक्ट आता है, दूसरा एसी और डीसी में अलग अलग डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किए जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर दो एसी आपस में मिक्स हो गए हैं तो रिजल्टेंट एसी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।